हेलो एवरीवन। बेसिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के सीरीज़ में एक और नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो फ्रेंड्स, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है? आप लोगों ने हमेशा मैटर के बारे में सुन के रखा है कि मैटर के पास स्पेस और मास दोनों होगी, है ना। तो स्पेस के बारे में तो जितने भी मैटर है वो सबके सब स्पेस रखते हैं। तो क्या जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो भी एक मैटर है, उनके पास भी स्पेस और मास होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं, इससे पहले हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पढ़ चुके हैं कार्बन के एग्जाम्पल लेकर के। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इस पर फोकस करते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमारे पास इससे होता क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट जो है, ठीक है, हमारे नेचर में फाउंड होते हैं ना। बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे नेचर में। जैसे हम लोग कार्बन की ही बात कर लेते हैं। तो कार्बन की जब बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास C12 होता है। ठीक है, क्या ये C12 भी होता है? नहीं, C13 भी होता है और C14 भी होता है। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास कार्बन के 4-5 एटॉमिक मास होते हैं, जिसको हम लोग कार्बन का क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। तो हम कौन सा डेली यूज में ला सकते हैं? ठीक है, तो इन्हीं तीनों का जो एवरेज हम लोग निकालेंगे उनको हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, जैसे यहाँ कार्बन देख लो, C12 भी है, C13 भी है, C14 भी है, लेकिन इनका जो एबेंडेंस है, रिलेटिव एबेंडेंस, यहाँ पे 90.892 है, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, और C13 का 1.108 है, जिसका एटॉमिक मास 13 होता है, और C14 के लिए एटॉमिक मास 14 होता है। ये रिलेटिव एबेंडेंस परसेंट है। ठीक है, कि कितना अमाउंट में कार्बन पाया जाता है एक पार्टिकुलर कार्बन का, जब हम लोग कोई गुच्छा लेंगे उसमें। तो फ्रेंड्स, हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और तीनों के अलग अलग है। ठीक है, 3 कार्बन है और तीनों के अलग अलग हमारे पास ये दिया हुआ है। जैसे C14 का अगर बात करें तो C14 के लिए जब हम बात करेंगे तो इसका होता है 12। ठीक है, इसका कितना होता है? 12 होता है। और 13 का अगर बात करें तो कितना होता है? 13 का अगर हम लोग 13 और 14 का कितना हो गया? 14 हो गया। लेकिन इसका जो परसेंटेज है जो पाया जाता है नेचर में, जैसे एक ब्लॉक ले लिया हम लोग कार्बन का, तो C13 वाले कार्बन में जो है 98.9892% कार्बन होती है। ठीक है, और C13 में 1.08% कार्बन होती है, और C14 में 2.10⁻10% कार्बन होती है। तो आप क्या करोगे? इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे? यहाँ से देख लीजिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आप इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे? जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गई, और उसके बाद जो C14 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया और सबको जोड़ दिया है ना। सबको क्या कर दिए? जोड़ दिया। तो हमारे पास जो रिजल्ट में आया है वो रिजल्ट में आया है हमारे पास रिजल्ट में जो आया है वो है कुछ इस तरह से। ठीक है, 12.011 यूनिट। तो हमारा जो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास होगा वो 12.011 यूनिट होगा। हम लोग हमेशा जो यूज करेंगे कार्बन का एटॉमिक मास, जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कार्बन हो गया, और इसका जो एटॉमिक मास होगा वो हमेशा आप जब भी यूज़ करने वाले हो वो करने वाले हो 12.011। ठीक है, 12.011 ये इसका एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोग इसको बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास समझ में आया? देखिए, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं नेचर में, उनका जैसे ये ब्लॉक है ना, ये आयरन का ब्लॉक ले लिए, ये कार्बन का ले लिया, और ये सोडियम का ले लिया। आप तरह तरह एलिमेंट का ब्लॉक ले सकते हो। इन तीनों में जब आप नेचर में खोजने जाओगे ना, सेम ब्लॉक रहेगा, बट वहाँ पे सोडियम की मात्रा सब में अलग अलग परसेंटेज से रहेगी। किसी में 12 रहेगा, किसी में 99% सोडियम रहेगा, किसी में 50% सोडियम रहेगा। तो आप क्या करोगे? उन सब को जो है, ठीक है, उनके एटॉमिक मास से उसके परसेंटेज को गुना करेंगे, और उसके बाद जो भी होगा वो उनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? आप लोग जानते हैं एवरेज निकालने का तरीका।
एवरेज निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जितना है उससे भाग दे दो। जैसे हमारे पास 3 है, 12 है, 15 है, आप इन तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। वैसे ही आयरन का 3-4 ब्लॉक है ना, ये आयरन का क्या है 3-4 ब्लॉक है, और आयरन का जब 3-4 ब्लॉक है और सब में क्या है आयरन की मात्रा अलग अलग है ना, सब में आयरन की मात्रा क्या है अलग अलग है। तो सब में जब आयरन की मात्रा अलग अलग है तो हम लोग एक एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास कैसे लेंगे किसी आयरन का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप उनका जो मॉलिक्यूलर मास है, जैसे यहाँ पे ये जो आयरन ब्लॉक है, इस आयरन ब्लॉक में आयरन की परसेंटेज 28% है, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मान लो 52 होती है, ठीक है, आयरन 26 है ना, 52 या 53 लेते हैं। यहाँ पे 99% है, इस ब्लॉक में आयरन कितना है 99% है, और इसका भी कितना आ गया 53 आ गया, मान लो 53 हो गया इसका एटॉमिक मास, ठीक है। अभी पूरा ओवरऑल नहीं, ओवरऑल आयरन का नहीं निकाल रहे, सिर्फ इस ब्लॉक का निकाल रहे हैं हम लोग। उसी तरह से आयरन हम लोग जब लेंगे इसमें समझ लो 79% है इस तरह से, ठीक है, और 79% आयरन और इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 53 हो गया। आप क्या करोगे, इस 28% को 52 से मल्टीप्लाई करो, 93% को इससे मल्टीप्लाई करो और इससे करो, और तीनों को क्या कर दो फिर जोड़ दो, फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आयरन का निकलेगा। आप दुनिया का जो भी आयरन उठाएंगे उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड आउट इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ये कौन सी समस्या, तो क्या है डेफिनेशन देखते हैं। Many naturally occurring elements exist as more than one isotope. When we take into account the existence of the isotopes and their relative abundance percent, the average atomic mass of that element can be computed. For example, कार्बन। तो वैसे ही कार्बन को लेकर के समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन को लेकर के समझाया गया। ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब आप कार्बन का जब भी मॉलिक्यूलर मास लोगे ना, याद रखना कार्बन का जब भी आप मॉलिक्यूलर मास लेने जाओगे तो आप C12.011 ही लोगे, ठीक है, C12.011। अप्रॉक्स अगर कहें तो सिर्फ 12 लेंगे, अप्रॉक्स में सिर्फ हम लोग क्या लेंगे 12 लेंगे, ठीक है। सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास पर अदर एलिमेंट, आप अदर एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं, पीरियडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको तो याद ही करनी पड़ जाएगी, है ना। अब निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, ये देखो यही केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉलिक्यूलर मास निकालना। आपको सबसे पहले जो है ना, आप हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास याद कर लीजिएगा और उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक मास याद नहीं होगा तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे हमारे पास है CH4, ठीक है, हमारे पास क्या है CH4 है, ठीक है। तो जब CH4 है हमारे पास, इसका कहता है क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास वेट दोनों सेम होता है, हम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। CH4 का निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा कि कार्बन का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल के रखे थे, यानी एटॉमिक मास जो निकाल के रखे थे, वो कितना होता है, वो होता है 12.011, पता है कि नहीं होता है, अभी निकाले थे। और हाइड्रोजन का आप देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, ठीक है, 1.008। और अब आप ये याद रखो कि जो CH4 है, H कितना है 4 है ना, तो आप क्या करोगे इस 1.088 को 4 से गुना कर दोगे, ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ दोगे, तो आप जो जोड़े होगे 12 4 16 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 0.43, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल गया, इसका CH4 का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल थोड़ा टफ लेते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग लेते हैं Na2CO3 का लेते हैं, इसका निकालना है। कैसे निकालोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है, 9th-10th में खूब बढ़िया से याद कराया जाता है ना, 23.5 होता है। आप इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और कार्बन का अभी हम लोग निकाले होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, वो होता है 16। तो 16 है और 3 तो ऑक्सीजन है, वो 3 है ना, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 गुना क्या करेंगे 16 करेंगे। उसके बाद निकालो
46 हो गया, 23×46 यानी ओवरऑल ये 47 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 48 हो गया। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा 47 और 48 95 हो गया, और 12 95 10 105 ओवरऑल 107 यूनिट आया इसका। ये इसका मॉलिकुलर मास हो गया। ठीक है, समझ में आ गई आपको? हम लोग जो है ना, हम आप लोगों को एक होमवर्क देते हैं, आप मॉलिकुलर मास निकाल के रखिएगा। ठीक है, होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए ये आप लोग निकालिएगा। हमारे पास आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप निकाल के दिखाइएगा CaCO3 का कितना आता है। उसके बाद एक होमवर्क में दे देते हैं H2SO4 का मॉलिकुलर मास। ठीक है, फिर अमोनिया का। ठीक है, इन तीनों का आप लोग निकाल करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मॉलिकुलर मास समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए अभी केमिस्ट्री थोड़ा लगेगा टफ, बट आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज अब हम लोग क्या करते हैं, एक नए टॉपिक पे आते हैं। मॉलिकुलर मास तो समझ में आ गई। ठीक है, मॉलिकुलर मास समझ में आ गई, सेम है, यहाँ पे दिया हुआ है बुक में। कैसे निकाले? CH4 है ना, CH4 है तो CH4 के लिए 12, फिर हाइड्रोजन 4 है तो 4 इंटू हाइड्रोजन 1 हो गया। फिर वाटर का सिमिलर निकला है, हाइड्रोजन का 2 है ना, हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन का 16 लिया है तो 18.2 होगा। फॉर्मूला मास क्या होता है, इसको देख लो, फॉर्मूला मास क्या होता है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला मास में देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, NaCl के गुच्छा लेते हैं ना, NaCl का एक गुच्छा लेते हैं। तो फ्रेंड्स सोडियम प्लस चार्ज है और क्लोरीन माइनस है। तो जब सोडियम का आप ये निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा ना। और सिमिलरली अगर क्लोरीन का आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 तो 2 10 और उसके बाद 7 हो जाएगा ना, 10 7 17। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको समझने की बात करते हैं। यहाँ पे इसको 1 चाहिए है ना, तो ये माइनस हो जाती है, और इसको सॉरी 1 ये गेन करेगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 ये लॉस करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस। फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, चलो देखो। यहाँ पे जो सोडियम एटम है, ठीक है, ये जो सोडियम एटम है, इसके चारों तरफ क्लोरीन घिरा रहेगा ना, इसके चारों तरफ क्लोरीन घिरा रहेगा। टोटल 6 क्लोरीन घिरा रहेगा। कितना रहेगा, टोटल 6 क्लोरीन घिरा हुआ रहता है इस सोडियम के पास। तो इसका कोऑर्डिनेट ये हम लोग 12th में ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं, बस आप लोगों को हम यहाँ हल्का सा हिंट दे देते हैं। जब 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं उस कंपाउंड में, जैसे पॉजिटिव सोडियम आयन हो गया, नेगेटिव क्लोरीन हो गया, और 3D में जब आप अरेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। ठीक है, ये देखो इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसमें जितना भी Na प्लस है, ठीक है, उसमें उसके चारों तरफ क्लोरीन आयन माइनस वाला गिरा हुआ है। टोटल कितना है, तो 6 क्लोरीन आयन गिरा होता है। एक सोडियम के पास कितने होते हैं, 1 सोडियम Na प्लस आयन के पास 6 क्लोरीन माइनस आयन रहते हैं, और सिमिलरली 1 क्लोरीन माइनस आयन के पास 6 सोडियम आयन होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं। देखो सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एक सिंगल एंटिटी में, तो सोडियम क्लोराइड वैसे भी सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आप लोगों के लिए, प्यारा सा क्वेश्चन है, आप निकालिएगा। ग्लूकोज का कहता है मॉलिक्यूलर मास निकालो, वैसे प्रोसेस से निकालिएगा, निकल जाएगी है ना, जैसा हम बताएं। सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला देखो, ग्लूकोज का क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये C6H12O6। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, कार्बन क्या टो है, 6 टो है, तो 6 टो कार्बन से गुना कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास को, है ना। तो 12 होता है कार्बन के एटॉमिक मास और 6 टो कार्बन है, आप इससे गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे ना, फिर प्लस करेंगे, फिर 12 टो हाइड्रोजन है तो 12 से गुना करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008। देखो आप लोग 1.008 में नहीं जाइएगा, आप हमेशा सिंपल 1 ले लीजिएगा, 12 ले लीजिएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और 6 टो ऑक्सीजन है तो 6 इंटू 16, तो यहाँ पे परछाक 72 हो गया। उसके बाद 12 इंटू 1 12, ठीक है, और 96 ओवरऑल जोड़ेंगे तो 180 होगा। देखो हमेशा निकालना भी नहीं पड़ता है, कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। जैसे ग्लूकोज का 180 होता है, आप याद रख लीजिएगा, बहुत काम आती है केमिस्ट्री में ना। जब आप न्यूमेरिकल से बनाने जाइएगा तो वहाँ पे बहुत काम आती है। चलो अब यहाँ पे जो हमारा एक नया टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। मोल कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना। अब ओरिजिनल देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर्स
इन इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स अ यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। देखो इसको बहुत बार पढ़ पढ़ के आप लोग थक गए हैं ना, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा होता है साइज में। यहाँ तक कि अगर एक छोटा सा भी ब्लॉक हम लोग लेंगे किसी भी मैटर का, ठीक है, तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी रियल में। तो ऐसे को हैंडल करने के लिए हमको एक यूनिट की ज़रूरत है ना। एक किसकी ज़रूरत है? एक यूनिट की ज़रूरत है। चलो वही यूनिट हम लोग बताते हैं, कौन सी यूनिट की ज़रूरत है। जैसे घर द्वार में हम लोग कहते हैं कि एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में ना, एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं। उसी तरह से स्कोर फॉर 20 टाइम्स, अगर हम लोग कहेंगे कि अगर हम लोग 12 दर्जन ले तो कितना हो जाएगा? 144 टाइम्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग एक दर्जन में कितना लेते हैं, 12 आइटम्स लेते हैं, तो 12 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 144 टाइम्स हो जाएंगे। इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को मेजर करने में करते हैं और एटम्स को, ठीक है। कहता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग चूड़ी को लेना हो या केला को लेना हो, किसी चीज़ को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दर्जन का उपयोग करते हैं। लेकिन एटम्स को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? केजी का उपयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1 केजी में ना जाने कितने एटम्स आ जाएंगे, इतने छोटे छोटे होते हैं। तो सबसे बढ़िया जो तरीका दिया गया है वो दिया था SI सिस्टम में, कि आप जब भी एटम्स को मेजर करेंगे ना, उसको मोल से मेजर करेंगे। MOL सिंबल है इसका, MOLE मोल लिखते हैं ना। हम मोल से ही जानते हैं कि एटम्स कितने होंगे, ठीक है। तो जब ये प्रैक्टिकल किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो 1 मोल, 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे एग्जैक्टली ये वाला आता है ना, 6.00214076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री इंटीजर्स। समझ में आया? अरे नहीं आया समझ में? चलो समझते हैं क्या कह रहा है ये। देखो सिंपल समझ कि एक दर्जन में कितने हुए? 12 आइटम्स हुए। आप कोई भी चीज़ एक दर्जन बोलिएगा ना तो 12 आइटम्स ही आएगी, ठीक है। उसी तरह से एक मोल, उसी तरह से एक मोल में कितने एटम्स होंगे? तो उसी तरह से एक मोल में एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। समझ में आया? अरे अगर एक मोल एटम्स, एक मोल सोडियम बोलेगा, एक मोल क्या बोलेगा? सोडियम बोलेगा, तो सोडियम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम्स होंगे। समझ में आया? अब समझ में आ गया। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि एक मोल हमको जो है नाइट्रोजन दो, तो एक मोल नाइट्रोजन में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। बात समझ में आ रही? हम जो ये नंबर बार बार ले रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं Na। क्या कहते हैं? Na, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ में आई? हाँ समझ में आ गई होगी। अब ये वाला जो नंबर से है ना, ये वाला नंबर से क्या कहलाता है? एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। इसको तो आप खूब बढ़िया से याद कर लीजिए। एवोगाड्रो कांस्टेंट है, ये Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको यूनिट मोल इनवर्स में कन्वर्ट, इसका ऐसा यूनिट है, यूनिट मोल इनवर्स बोलते हैं इसको। एवोगाड्रो नंबर कहलाता है वो वाला नंबर, याद रखिए, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग हमेशा N से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? N से करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक मोल कार्बन में 12 ग्राम है ना। एक मोल कार्बन में कार्बन का वेट कितना होता है? 12 ग्राम। एक मोल कार्बन में कार्बन का वेट 12 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स कार्बन में कितने होंगे? चलो समझते हैं। ये वाला नंबर याद रखना, ये वाला जो नंबर है, ठीक है। ये कौन सा नंबर है? जब भी C12 को लिया गया, ठीक है, उनके मास को, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से देखा गया। C12 आइसोटोप है ना कार्बन का, उसको लिया गया और उसको कहाँ पे देखा गया? मास स्पेक्ट्रोमेट्री से देखा गया। देखा कि नहीं, कार्बन की संख्या इस 12 ग्राम कार्बन में, इस C12 वाले कार्बन में कार्बन के एटम्स जो है ना 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। इससे मास स्पेक्ट्रोमेट्री से देखा गया। तो जब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? वहाँ पे देखा कि 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, 12 ग्राम का एक मोल में कितने हुए? 12 हो गए। और इसमें जो है टोटल कार्बन एटम का जो संख्या है वो कितना है? 1.99, ठीक है। इस तरह से सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो इससे डिवाइड करें जो आप एक्सपेरिमेंटल था उसको, है ना।
तो ये वाला नंबर से आया, और इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर से कहते हैं। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें, सिर्फ एवोगाड्रो नंबर याद रख लीजिएगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, है ना। ये डेफिनेशन को आप याद रखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है क्या है, ये द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। आप 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का कोई भी सब्सटेंस लिए, अगर आप 1 मोल लिए, ठीक है, और उसको ग्राम्स में लिए, किस में लिए, ग्राम्स में लिए, तो वो हमारा मोलर मास कहलाएगा। जैसे मोलर मास वाटर का कितना है 8.02, मोलर मास सोडियम क्लोराइड का कितना है 58.5। अरे आप निकाले था ना अभी आप निकाले थे। जैसे हमारे पास H2 है ना, वाटर है, वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना है, इसका है 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया, है ना। तो ये 18 हो गया, और ये सब ग्राम में, ये सब किसमें, ग्राम में। टोटल 18 ग्राम मॉलिकुलर मास है इसका, है ना। वैसे ही परसेंटेज कंपोजिशन, क्या है ये परसेंटेज कंपोजिशन, देखो 1 मोल वेरियस सब्सटेंसेज, है ना। यहाँ पे क्या है, अलग अलग सब्सटेंस का 1 मोल। देखो ये यहाँ पे क्वांटिटी सिर्फ देखो, देख करके पता करो, है ना। 1 मोल है बट सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना, किसी का वेट कम है, किसी का ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स से ज़्यादा, ये नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, वो वेट ज़्यादा, मतलब वो देखने में आपको ज़्यादा और कम लग सकता है। तो कंपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना। चलो समझते हैं मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। हम लोग वाटर के एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। किसके एग्जांपल लेते हैं, वाटर के एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जानते हैं वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट रहते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, तो जब एक एलिमेंट का मास परसेंट निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, देखो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इनटू 100 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मास वाटर का कितना है 18 होता है। हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना है, हाइड्रोजन का मास परसेंट कैसे निकालेंगे, 2 तो हाइड्रोजन है और इसका मास होता है 1.008, फिर 100 × 2 11.18 आ गया किसका, हाइड्रोजन का। फिर ऑक्सीजन का सिमिलरली निकालेंगे 16 हो गया, एक ऑक्सीजन है तो 16 ही रह जाएगी, इंटू 100 डिवाइड बाय H2 ओवरऑल 88.79%। चलो इसको हम लोग वहाँ से समझ में आएगा डिटेल से कैसे निकालते हैं। अगर आपको H2O में पूछे क्या चीज़, मास परसेंट, क्या चीज़ पूछेगा, मास परसेंट के बताइए हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो हाइड्रोजन 2 है, आप 2 रखेंगे, इसका मास होता है 1.008, आप वो रखेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे H2O का मॉलिकुलर मास से 18 से, तो कितना आएगा, अभी आपके सामने आया हुआ था ना 11.18, कितना आएगा, इसका आएगा 11.18% यहाँ पे हाइड्रोजन है। समझ में आया। अब आप पता करोगे कि ऑक्सीजन का कितना है, क्या पता करोगे, ऑक्सीजन का कितना है। तो ऑक्सीजन का पता करने के लिए आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को लोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है ना। क्या ऑक्सीजन है, एक तो है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही था, 16 होता है और एक ही ऑक्सीजन था। 100 रखोगे यहाँ पे और उसके बाद H2 को ओवरऑल से डिवाइड करोगे, तो ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो रिजल्ट आएगी 79% के आसपास आएगी, है ना। ऐसे ही निकालते हैं कि 79, यहाँ पे 79% ऑक्सीजन हो गया और 11.18% हाइड्रोजन हो गया। ऐसे ही मास परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और भी एक एग्जांपल लिया है इन्होंने इथेनॉल का, किसका लिया है, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है। ओवरऑल इसका मोलिकुलर मास 46 होगा। कार्बन का परसेंट निकालिए, हाइड्रोजन का निकालिए और साथ ही साथ आप ऑक्सीजन का निकालिए, ईजी है। हम आपको एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, हम आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क में क्या रहेगा, देखो ये वाला होमवर्क आप देखिए, इसका सॉल्यूशन हम नहीं दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप हमको बना करके दिखाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे रखते हैं, हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं हम लोग भी पॉपुलर होना चाह रहे हैं, आप लाइक सब्सक्राइब करके 11th वाले बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है, जैसे वो 10th से 11th की ओर आता है, और ख़ास करके हिंदी मीडियम के बच्चे। तो ये लेक्चर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, आप अच्छी तरह से समझिए। और समझ में नहीं आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।